हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम जय शर्मा है और आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। 11 क्लास की एनसीईआरटी की अगर बात करें तो हमने अभी तक कवर किया है इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर हमने देखा कि जब इंडिपेंडेंस हो चुका है तो हमारे पास क्या था, हमारी इकोनॉमी में क्या स्टेटस था, दैट मीन्स फ्रॉम 1950 टू 1990। एंड देन ऐसे क्या फैक्टर्स हुए थे कि हमने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए और वो रिफॉर्म्स का क्या इम्पैक्ट रहा है और आगे हम और तरीके से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब हमने इकोनॉमी का ओवरव्यू समझ लिया तो अब आ जाती है बात समझने की, दैट इज़ द ह्यूमन कैपिटल। जैसे हम इससे पहले वाली हमारी क्लासेस में इसके बारे में समझे हुए हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। तो अगर और इसको और बेटर तरीके से समझते हैं कि मैं एक ह्यूमन कैपिटल कब बन पाऊंगा, दैट मीन्स आई एम अ ह्यूमन। अब मैं एक ह्यूमन को आपको कैपिटल बनाना है तो क्या करोगे कि सबसे फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है दैट मैं एक हेल्दी लाइफ रहना चाहिए। तो जब मेरे पास हेल्दी लाइफ रहेगी तो मेरे को तीन चीज़ों का एक्सपोजर दिया जाता है। दैट मीन्स कि मैं स्किल डेवलप करवाया जाएगा मेरा, ठीक है, मेरा नॉलेज इंक्रीज करवाया जाएगा एंड देन मेरे को एक्सपीरियंस दिया जाएगा। तो जब ये तीन चीज़ होगी तब जाके मैं हमारी सोसाइटी में या फिर हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी में मैं ट्रांसफॉर्मेशन लेके आऊँगा और ये तरीके से मैं एक ह्यूमन कैपिटल बन जाऊंगा। दैट मीन्स कि मेरे को एक ह्यूमन कैपिटल बनना है तो सबसे फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है कि मेरा एक हेल्दी लाइफ होना चाहिए एंड देन वो हेल्दी लाइफ है मेरा स्किल इंक्रीज होना चाहिए, मेरा नॉलेज होना चाहिए और मेरे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके मैं एक ह्यूमन कैपिटल बन पाऊंगा। अगर हम वन बाय वन ये तीनों को देखते हैं, दैट मीन्स अगर स्किल को देखते हैं तो स्किल देखा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कोई भी इकोनॉमी के लिए। जैसे इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्किल का अगर हम देखते हैं कि कोई भी नई टाइप की टेक्नोलॉजी आ गई है, तो जब कोई भी नई टाइप की टेक्नोलॉजी आती है, जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अभी आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आया है मशीन लर्निंग, आई है डेटा एनालिटिक्स, आया है। नाउ दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो अगर इंडिया एज अ कंट्री हमें फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फ़ायदा उठाना है, यानी कि हमें भी ग्रोथ लेके आनी है, तो हमें ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, हमारी वर्क फोर्स को हमें एआई सिखाना पड़ेगा, हमें मशीन लर्निंग सिखाना पड़ेगा और डेटा एनालिटिक्स सिखाना पड़ेगा, तब जाके हम उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। राइट, दैट मीन्स कि आपको स्किल सेट इंक्रीज करनी पड़ेगी। जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, पैटर्न चेंज हो रहा है, वैसे वैसे आपको आपका स्किल सेट भी चेंज करना पड़ेगा। एंड रिमेंबर कि कोई भी एम्प्लॉयर होता है वो हमेशा एक वैसे ही एम्प्लॉय को हायर करता है जो कंटिन्यूस लर्निंग के प्रोसेस में होता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए सरकार ने लॉन्च भी किया है, दैट वाज अ स्किल इंडिया मिशन, जिसके अंदर ये बताया गया कि हमें स्किल सेट इंक्रीज करते रहने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा स्किल सेट इंक्रीज होता जाएगा उतना ज़्यादा आप एक ह्यूमन कैपिटल बन पाओगे और जितना ज़्यादा आप ह्यूमन कैपिटल बन पाओगे उतना बड़ा आप ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ पाओगे। राइट, अब सेकंड जो आ जाता है दैट इज द नॉलेज। कि अगर हम नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेज का अगर हम देखते हैं, द बेस ऑफ माय नॉलेज इज माय एजुकेशन। कि मेरा जैसा एजुकेशन होगा उस टाइप का मेरे को नॉलेज गेन होगा। राइट, अब मैं एजुकेशन को क्यों एम्फोसाइज किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि जितना बेटर आपका एजुकेशन होगा उतना बेटर आप में इनोवेशन आ पाएगा। राइट, कि आप इनोवेशन उसको और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आपके पास आ जाएगी। दैट मीन्स कि इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आएगी। राइट, ये कब आएगा, जब आपको एक अच्छा एजुकेशन मिलेगा। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने, जैसे हमने पढ़ाई है कि सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आया है 2020 में। अब इसके अंदर दो चीज़ों पे एम्फोसाइज किया है सरकार ने कि एक स्टूडेंट जो होगा वो दो चीज़ों पे फोकस करेगा। फर्स्ट इज द क्रिटिकल थिंकिंग, कि आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग पे आपका एम्फोसाइज किया जाएगा एंड देन आ जाएगा आप में क्रिएटिविटी। तो जब ये दो चीज़ें हमारे पास रहेगी, जैसे एट प्रेजेंट हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ लैग है, हम इस पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर इस पे हमें फोकस करना है बेटर तरीके से, तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है उसमें बोला है कि जब आपका एजुकेशन होगा, यानी कि जब आपको नॉलेज दिया जाएगा, तो नॉलेज में या वो एजुकेशन में आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाएगी एंड देन आपका क्रिएटिविटी सिखाया जाएगा, तब जाके आप एक इकोनॉमी में इनोवेशन ला पाओगे एंड एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक
ग्रो कर पाओगे. सो दैट इज पार्ट ऑफ द नॉलेज. सो पहला तो आ गया, फर्स्ट इज दी स्किल आ गया. ठीक है, स्किल के अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है. नॉलेज के अंदर रिक्वायरमेंट है ऑफ द एजुकेशन, जो एक बेस फाउंडेशन बनाता है. एंड जो थर्ड आ जाता है दैट इज द एक्सपीरियंस, कि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है. क्योंकि एक्सपीरियंस क्या करता है कि एक्चुअली एक्सपीरियंस कॉम्प्लीमेंट करता है, दो चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट करता है. फर्स्ट आपका स्किल्स एंड सेकंड आ जाता है आपके पास नॉलेज. यानी कि अगर आपके पास अच्छा स्किल है और अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है बट आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो दैट मीन्स आपकी मार्केट में अभी भी वैल्यू नहीं है. यू आर नॉट अ ह्यूमन कैपिटल, राइट. ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए आपको ये तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, जिसके अंदर आपके पास स्किल होगा, आपके पास नॉलेज होगा, और फिर आपको ऐड ऑन किया जाएगा विद द एक्सपीरियंस. अब एक्सपीरियंस से कैसे ऐड ऑन किया जाएगा? जब ये स्किल और नॉलेज को यूज किया जाएगा फॉर लेट्स से एन इंटर्नशिप प्रोग्राम, कि एक इंटर्नशिप प्रोग्राम में आपको एक्सपोजर दिया जा रहा है दैट हाउ एक्चुअली अ सिस्टम वर्क, या फिर जो भी आप एस्पायर कर रहे हो उस पर काम होता किस तरीके से, वो स्टार्ट कैसे होता है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल में तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती है, कि अगर मैं हेल्दी हूँ तो मेरा स्किल डेवलप होना चाहिए, मेरा नॉलेज होना चाहिए और मेरे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके मैं एक सोसाइटी और इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता हूँ. अगर स्किल की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजिकल जब एडवांसमेंट होता है तो उसके साथ मेरे को मेरी स्किल अपग्रेड करवानी पड़ेगी. वेरेज अगर हम नॉलेज की बात करें तो एजुकेशन को एज अ फाउंडेशन माना जाता है नॉलेज में, जहाँ से मेरे को इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आएगी. अब इसको लाने के लिए सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाए गए हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट जब एजुकेशन लिया जाएगा तो उसको क्रिटिकल थिंकिंग मिलेगी एंड देन उसका क्रिएटिविटी इंक्रीज होगा. वेरेज थर्ड जो आ जाता है एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट करता है स्किल और नॉलेज को, कि अगर आपके पास स्किल और नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस होगा तब जाके आप एक ह्यूमन कैपिटल बन पाओगे. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल, राइट. अब अगर हम इसकी डेफिनेशन से समझते हैं दैट व्हाट एक्चुअली इट्स डेफिनेशन मींस, तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या रिफर करता है, कि मेरे पास स्किल है, नॉलेज है एंड एक्सपीरियंस है. ठीक है, और मैं कंट्रीब्यूशन करने के लिए रेडी हूं टुवर्ड्स द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, तब जाके मैं एक ह्यूमन कैपिटल कहलाऊंगा. इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कंट्री के लिए कि जिस भी कंट्री के पास हायर लेवल्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल होता है उसका जीडीपी पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा होता है. सो दैट इज अ रिटर्न फॉर्मूला, कि जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे उतने ज्यादा लोग स्किल सेट इंक्रीज होगी, जितना ज्यादा स्किल सेट इंक्रीज होगी उतना ज्यादा उनका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा एंड अल्टीमेटली जीडीपी बढ़ता रहेगा. अब जो सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, तो सबसे पहला सोर्स आ जाता है एजुकेशन. अब एजुकेशन में देखा जाए कि इन्वेस्टमेंट, हमने देखा था कि तीन टाइप की चीजें होती है, स्किल होता है, ठीक है, नॉलेज होता है एंड एक्सपीरियंस होता है. अब ये तीनों ही चीजों में इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, कि आपको एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट लाएगा तो आपको नॉलेज आएगा, आपको स्किल सेट में इन्वेस्टमेंट आएगा तो आपका स्किल बढ़ेगा, आपको इंटर्नशिप करवाएंगे उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा तब जाके आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा. तो कहने का मतलब क्या है कि हर एक चीज में इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्ट करोगे आप एजुकेशन में तो आपकी स्किल्स इन्हांस होगी और आपको इंप्रूव करेगी फॉर फ्यूचर इनकम पोटेंशियल. फॉर एग्जांपल आया है दैट राइट टू एजुकेशन आया था 2009 में, जिसके अंदर इंश्योर किया फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14, ताकि लिटरेसी रेट इंप्रूव हो. जितना ज़्यादा वो पढ़ेंगे उतना ज़्यादा स्किल्स इंप्रूव होती जाएगी. मेरे सेकंड एग्जांपल आ जाता है हेल्थ. जैसे मैंने कहा कि अगर मेरा हेल्थ रहूँगा मैं तो मैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव रहूँगा. अगर मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी तो मैं ज़्यादा काम करूँगा, मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँगा तो मैं ज़्यादा पैसा खर्च भी करूँगा, और जितना ज़्यादा मैं पैसा खर्च करूँगा उतना ज़्यादा इकोनॉमी में पैसा घूमता जाएगा, और जितना ज़्यादा इकोनॉमी में पैसा घूमेगा उतना ज़्यादा सब लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ता जाएगा. सो दैट इज़ द रियलिटी, कि इसलिए एक हेल्दी लिविंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसका एग्जाम्पल आ जाता है नेशनल हेल्थ मिशन, जिसका एम है कि वो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव करे, क्योंकि सरकार कंसिडर कर रही है कि जो मैटरनल यानी कि मदर है, दे आर पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स, कि अगर वो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे तो हमारी वर्क फोर्स और भी बेटर बनेगी. बीट चिल्ड्रन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दो या फिर एक मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते. देन जो थर्ड चीज़ है जो अभी हमारा काफ़ी ज़्यादा कल्चर चल रहा है कि कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है, जिसके अंदर ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है. ये हर एक नए जॉब में दिया जाता है, जो भी कॉर्पोरेट लेवल पे जॉब्स होती है वहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग
दी जाती है, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो ह्यूमन को और भी बड़ा कैपिटल बनाना, उसको और अच्छे स्किल्स बताना, उसको और अच्छा नॉलेज देना, उसको और अच्छा एक्सपीरियंस देना, ताकि वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव रहे और वो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सके। फॉर एग्जाम्पल जो आईटी फर्म्स होते हैं लाइक इन्फोसिस होती है, वो कंटिन्यूस ट्रेनिंग देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, कि जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती है वहाँ पे कंटिन्यूस ट्रेनिंग होती है, यानी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि जब आपने नई जॉब करी है तो आपको महीने भर की ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। इसके अंदर ऐसा है कि 2 साल से आप या 3 साल से एक जगह पे जॉब कर रहे हो, फिर एक कोई नया टाइप का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया है तो वहाँ पे भी आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, एंड दिस इज नोन एज कंटिन्यूस ट्रेनिंग। तो इसके आपका सर्टिफिकेशन रहता है, जितना ज़्यादा आप कंटिन्यूस ट्रेनिंग रहोगे उतना ज़्यादा आपको वो हेल्प करता रहेगा। फिर जो दूसरा फोर्थ सोर्स हो जाता है दैट इज दी माइग्रेशन। ना माइग्रेशन लोग यूजुअली करते हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज में। जैसे 2021 का सेंसस आया था कि जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि रूरल एरियाज़ में ऑब्वियसली हमने देखा है कि इतनी ज़्यादा जॉब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वहाँ पे मेजर जो रहता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर रहता है। अब एग्रीकल्चर के सेक्टर के बाद हम इतना ज़्यादा खुद को इवॉल्व कर नहीं पाए इन रूरल एरियाज़ की, वहाँ पे हम और टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ सके। तो हैंस वो लोग क्या करते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई कर ले रहे हैं, वो स्कूलिंग कर ले रहे हैं, वो कॉलेज कर ले रहे हैं, लेकिन वो कॉलेज के बाद वहाँ पे जॉब नहीं मिल रही। तो जॉब करने के लिए या अच्छा स्किल सेट या एक्सपीरियंस या नॉलेज लेने के लिए वो माइग्रेट होते हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन। अब जितना ज़्यादा ये माइग्रेशन होगा फ्रॉम रूरल टू अर्बन, उतना ज़्यादा देयर चांसेस कि वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर अनदर चीज, एक और चीज रहती है दैट इज लिंक टू ग्रोथ, कि जितना ज़्यादा आपका ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका साथ ग्रोथ भी इंक्रीज होगा। इसका एक फिगर आया था और फिगर में ये चीज़ बताई गई थी कि 10% लिटरेसी बढ़ेगी तो 1% जीडीपी बढ़ जाएगा। राइट, यानी कि अगर 10% से लिटरेसी रेट बढ़ेगी तो 1% से जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिटरेसी रेट बढ़ी है, यानी कि लोगों ने पढ़ाई लिखाई बढ़ी है, कि 140 करोड़ की जनता में से 10% लोग और ज़्यादा लिटरेट हो गए हैं। तो ये जो लिटरेट हुए उनके अंदर स्किल्स आ गई है, नॉलेज आ गया है, अब उनको एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको कोई ना कोई इंटर्नशिप मिल ही जाएगी, तो फिर वो एक एक्सपीरियंस ले जाएंगे। तो जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तब वो एक ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा। अब जब ये एक ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा, कि इंडिया में ऐसे जॉब की कमी नहीं है, इफ़ यू आर ए ह्यूमन कैपिटल आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप ह्यूमन कैपिटल नहीं हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, बट वंस अगर आप ह्यूमन कैपिटल बन जा रहे हो तो बहुत सारी जॉब्स है, बहुत अच्छी अच्छी जॉब है। एंड जब आपको जॉब मिल गई तो आपको एक रेगुलर इनकम स्टार्ट हो जाएगी। इनकम स्टार्ट हो जाएगी तो आप प्रोडक्टिव हो पाओगे, प्रोडक्टिव हो पाओगे तो आप खर्चा कर पाओगे, आप इकोनॉमी में और पैसा घुमा पाओगे, आप अपना कंट्रीब्यूशन कर पाओगे। सो अल्टीमेटली ये इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। राइट, सो दिस इज़ द पॉइंट जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि 10% इंक्रीज इन एजुकेशन के लीड टू जीडीपी कैपिटा बाय 1% से इंक्रीज होगा। इसका एग्जांपल है कि इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये बता रहा है क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स काफ़ी ज़्यादा है। तो जितने ज़्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स रहेगी उतना ज़्यादा ये एम्प्लॉय करता रहेगा, जितना ज़्यादा ये एम्प्लॉय करेगा उतना ज़्यादा इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ओके, बट इसके कई सारे चैलेंजेस है। जो इसका मेजर चैलेंज रहता है, इसके जो कई सारे चैलेंजेस है, सबसे मेजर चैलेंज ये रहता है कि यहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटीज काफ़ी ज़्यादा है। रीजनल डिस्पैरिटीज यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर देखते हैं, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि अगर पर कैपिटा एक्सपेंडिचर देखते हैं एजुकेशन में तो हिमाचल प्रदेश में 34,000 का एक्सपेंडिचर होता है, वेर एज बिहार में जस्ट 4,000 का होता है। तो दैट मीन्स ये काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रहा है। राइट, यानी कि ऑलमोस्ट 8 टाइम्स हिमाचल प्रदेश ज़्यादा खर्चा कर रहा है एजुकेशन पे एज कंपेयर टू बिहार। यानी कि अगर इसका इंटू 8 होगा तब जाके ये हिमाचल प्रदेश के आसपास पहुंच पाएगा। तो अगर आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट ही नहीं करें, क्योंकि हमने पहले क्या देखा कि सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कब होगा, जब उसके अंदर आप एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करोगे। तो अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट ही 4,000 कर रहे हो, जो बाकी सारे स्टेट 34,000 कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्किल सेट कैसे बढ़ेगी, यहाँ पे नॉलेज कैसे बढ़ेगा, और एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और ये देश हमेशा, जो मतलब देश इन द सेंस ये जो पर्टिकुलर स्टेट है वो हमेशा फिर एक बिछड़ा हुआ राज्य ही रहेगा, दैट इज वो बीमारू स्टेट का ही पार्ट रहेगा। राइट, तो ये चीज को समझना ज्यादा जरूरी है सरकार को, कि रात दिन आप पॉलिटिक्स कर रहे हो,
इट्स बेटर कि आप एजुकेशन का एक्सपेंडिचर इंक्रीज कीजिए इन अ स्टेट लाइक बिहार। और जब ये सारे स्टेट्स में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और अगर ये सारे स्टेट्स लिटरेट हो जाते हैं तो फिर इंडिया में बहुत ट्रमेंडस लेवल पे ग्रोथ आएगा, राइट। तो ये चीज़ें सरकार को काफ़ी बेटर वे में समझनी चाहिए। आई मीन दे आर अवेयर, बट द पॉइंट इज कि जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो ओवरकम करके रखा है। ओके, देन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मैटर करता है। जैसे हमने देखा है कि अभी जो रिसेंट सर्वे आया था नेशनल अचीवमेंट सर्वे, उसके अंदर ये बताया कि ओनली 50% ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट्स जो है वो बेसिक टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं इन अ फ्लुएंट मैनर। दैट मीन्स कि ये क्या है कि लोग पढ़ रहे हैं। लिटरेसी लेवल का डेफिनेशन क्या है? लिटरेसी का डेफिनेशन क्या है कि आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को पढ़ सको, लिख सको, दैट इज द लिटरेसी रेट, राइट। कि ये लिटरेसी रेट की डेफिनेशन है। बट यहाँ पे क्लास 5 स्टूडेंट में हो गया, यानी कि वो 5th क्लास में आ चुका है स्टूडेंट, उसने पिछले 8-10 साल से वो पढ़ाई कर रहा है, बट फिर भी वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की बुक का बेसिक टेक्स्ट फ्लुएंटली रीड नहीं कर सकता। और जब ये पर्टिकुलर स्टूडेंट जब स्कूलिंग कंप्लीट करेगा, जब ग्रेजुएट होगा या जब पोस्ट ग्रेजुएट होगा, तो क्या लगता है ये स्किल्ड में आएगा या ये सेमी स्किल्ड में आएगा? इसको जॉब नहीं मिलेगी। वाई? बिकॉज ये सेमी स्किल्ड में आएगा। क्यों? क्योंकि इसको एक बेसिक टेक्स्ट का फ्लुएंटली वे में ये रीड नहीं कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए कि इंडिया में एक तो लोगों को लिटरेसी रेट में लाना एक चैलेंज है, कि लोगों को पढ़ाना एक चैलेंज है। बट द पॉइंट इज कि आपने स्कूल में एजुकेशन तो करवा दिया, आपने एडमिशन तो करवा दिया स्कूल में, बट क्या ये स्कूलिंग अच्छे से पढ़ा रहे हैं? मतलब वो एक स्टूडेंट को रीड कैसे करते हैं, बोलते कैसे हैं, वही नहीं आ रहा है। तो वो क्या ही जाके आगे जाके 10th की एग्ज़ाम देगा, फिर अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट कर पाएगा, फिर ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। सो दैट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर इंडिया, राइट। ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में। तो हम कह सकते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, इट्स अ चैलेंज। तो जब आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं इंक्रीज करोगे तब तक वो ह्यूमन कैपिटल कैसे बनेगा? तो ये एक सोचने वाली बात हो जाती है। फिर इससे भी बड़ा चैलेंज आ जाता है कि जब हमने ये इसकी बात करी कि जैसे ये पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है जो रीड नहीं कर पा रहा, और ये जब ग्रेजुएट होगा तो ये ग्रेजुएट होके क्या रहा जाएगा कि ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा, क्योंकि इसने एजुकेट हो गया खुद को, उसने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, बट उसमें स्किल्स डेवलप नहीं हुई है, तो वो एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ कहा जाएगा। दैट मीन्स कि वो पढ़ा लिखा है बट वो अनएम्प्लॉयड है, राइट। ऐसा क्यों है वो अनएम्प्लॉयड? क्योंकि यहाँ पे जो स्किल सेट है ना, वो स्किल सेट का मिस अलाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा है, कि जो चीज़ की स्किल सेट रिक्वायरमेंट है और जो तुम डिलीवर कर रहे हो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। जैसे कैसे कि 2 टाइप की स्किल सेट्स होती है। पहला हो जाता है कि आपको जब नॉलेज दिया जाता है स्कूल में या कॉलेज में, लेट्स से कंप्यूटर साइंस के अगर आप स्टूडेंट हो, कॉलेज की बात करते हैं, तो आपको 2 टाइप का नॉलेज दिया जाता है। एक होता है ब्रॉड और एक हो जाता है स्पेसिफिक। अब ब्रॉड एजुकेशन में कैसा होता है कि ये एक जेनरिक टाइप का एजुकेशन होता है, कि इसके अंदर आपको कई सारी चीज़ों की बेसिक नॉलेज दी जाती है, राइट। वेरी स्पेसिफिक में कैसा होता है कि मान लीजिए कि हर एक का स्पेसिफिक हो जाता है। कोई हो जाता है वेब डेवलपर का, कोई हो जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपर का, राइट। कोई आ जाता है फ्रीलांसिंग राइटिंग का, कंटेंट राइटर का। तो दैट मीन्स कि ये सारा क्या, ये स्किल सेट है। अब ब्रॉड में क्या होता है कि ये सबका एक जेनरिक इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है, और स्पेसिफिक में क्या होता है कि वेब डेवलपमेंट अलग से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अलग से, फ्रीलांस राइटिंग, कंटेंट राइटिंग अलग से। दीज आर ऑल डिफरेंट सेट ऑफ सिनेरियोस। तो कहने का मतलब ऐसा है कि इंडिया में जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया में ब्रॉड एजुकेशन ज़्यादा दिया जा रहा है कि स्पेसिफिक वे में। यानी कि अभी क्या वेब डेवलपर की रिक्वायरमेंट है हमारी इकोनॉमी में, या क्या अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर की रिक्वायरमेंट है, या फिर हम कह सकते हैं क्या अभी एआई की रिक्वायरमेंट है, क्या अभी मशीन लर्निंग की रिक्वायरमेंट है, क्या अभी डेटा एनालिटिक्स की रिक्वायरमेंट है। तो जो स्पेसिफिक नीड्स है पहले वो फिगर आउट करना पड़ेगा हर एक इंस्टीट्यूशंस को, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने एजुकेशन को अलाइन करेंगे विद द ट्रेंड्स ऑफ द इकोनॉमी। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि जो सालों से चला आ रहा है वही चीज एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है। इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस में यही है ना कि जो सालों से चला आ रहा है वही चीजें एजुकेशन में पढ़ाई जा रही है। वो ये नहीं देख पा रहे कि ट्रेंड क्या चल रहा है इकोनॉमी में, डिमांड क्या चीज की है, क्या वर्कफोर्स है हमारे पास और क्या वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो क्या उस हिसाब से हम हमारे बच्चों को वो चीज करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। इसके वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया में
एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा। जैसे एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया 2017-18, उन्होंने बताया कि जो हायर अनएम्प्लॉयमेंट है अमंग ग्रेजुएट्स कंपेयर टू दोज विथ लोअर क्वालिफिकेशन, यानी कि जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है। क्योंकि जो ग्रेजुएट हो गए वो क्या कर रहे हैं कि वो अब अनस्किल्ड वर्क कर नहीं सकते, हाई स्किल्ड उनको आता नहीं है, सेमी स्किल्ड में जॉब नहीं है। तो पॉइंट क्या हो गया कि वो अभी अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। ओके, वेरएज इसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स, ऐसे तो कई सारे इनिशिएटिव्स है, बट अगर हम कुछ बेसिक इनिशिएटिव्स की बात करें तो जैसे हमने 3 यहाँ पे लिखे हैं। जैसे एक हो जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो ये बता रहा है कि हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। देन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी दिया जाएगा। हेल्थ प्रोग्राम्स, हेल्थ में भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा ताकि एक ह्यूमन कैपिटल वो अच्छे से बन पाए। अपार्ट फ्रॉम दिस स्किल इंडिया मिशन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, नेशनल अप्रेंटाइज स्कीम है, राइट टू एजुकेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे कई सारे टाइप की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है। तो जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पढ़ोगे तो इट्स वेरी सिंपल कि अगर आप लिखोगे तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या टाइप के वो सारे आ ही जाते हैं, बट दैट इज़ नॉट द कंसर्न। बट द कंसर्न ही कि जो क्वेश्चन की डिमांड है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करके आपको इनिशिएटिव्स लिखना है। जैसे ये क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या आ जाएगा, हेल्थ भी आ जाएगा, स्किल आ रहा है, नॉलेज आ रहा है और एक्सपीरियंस आ रहा है। तो ये चारों के लिए क्या टाइप के इनिशिएटिव्स है हमारे पास वो मेंशन करने जरूरी है। तो स्टूडेंट क्या करता है यूजुअली, वो स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करने लग जाता है कि जो भी स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स है उन पे ज्यादा वो आंसर्स लिखने लगेगा, उसके बारे में ज्यादा वो इनिशिएटिव्स के एग्जांपल्स देने लग जाएगा। सो दैट इज कि आप क्वेश्चन की डिमांड से डिविएट हो गए हो। तो वो चीज पे हमें नहीं रहना है, हमें जो क्वेश्चन की डिमांड है उसी पे ही स्टिक रहना है, राइट। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से हम कह सकते हैं कि हमें कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये हमने बहुत अच्छे समझ लिया कि जितना ज़्यादा मैं इन्वेस्ट करूंगा मेरे हेल्थ में और मेरे एजुकेशन में, उतना बेटर तरीके से मेरी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती रहेगी, राइट। यानी कि मेरे को एजुकेशन में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मेरे को कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके मैं एक अच्छे से मेरी स्किल से डेवलप करवा पाऊंगा, मैं स्किल्ड वर्कफोर्स का पार्ट बन पाऊंगा, मैं मेरी हेल्थ पे भी फोकस कर पाऊंगा। फिर आता है फोकस ऑन इक्विटी, कि ये इंश्योर करता है कि जो भी एजुकेशन और जो हेल्थ सर्विसेज मिल रही है वो एक इक्विटेबल वे में होना चाहिए। दैट मीन्स की डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल देखा कि हिमाचल प्रदेश में 34,000 का एक्सपेंडिचर होता है ऑन पर स्टूडेंट पे, वेरएज बिहार में जस्ट 4,000 का होता है। तो जब आप ये चीज़ में मिसमैच है तो ऑब्वियसली रीजनल डिस्पैरिटीज तो काफ़ी ज़्यादा आएगी ना। तो ये डिस्पैरिटी कम करने के लिए जो भी हेल्थ सर्विसेज है या जो एजुकेशन सर्विस है उनका एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सो दैट इज द नीड ऑफ द आवर। वेरएज थर्ड आ जाता है द इंक्लूसिव ग्रोथ, कि हम इंक्लूसिव वे में जाए कि इट शुड बेनिफिट ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जरूरी नहीं कि हिमाचल प्रदेश में सभी को ये मिल रहा होगा, देयर आर चांसेस कि कुछ सेक्शन सोसाइटीज को ये नहीं मिल रहा होगा 34,000 का भी क्लेम। तो उसके लिए इंक्लूसिविटी लाना जरूरी है। सो इफ वी समराइज, कि अगर हम ये लेक्चर को समराइज करते हैं तो हम कह सकते हैं दैट जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है ये बहुत ही वाइटल है फॉर इंडियाज डेवलपमेंट के लिए, राइट। वेरेज जो भी प्रोग्रेस तो हो रही है बट चैलेंजेस अभी भी है हमारे पास, क्या कि क्वालिटी नहीं दे पा रहे हम एजुकेशन में, और रीजनल डिस्पैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है कि अगर हम जहाँ पे क्वालिटी दे भी पा रहे हैं तो वो डिस्पैरिटी वे में दे पा रहे हैं, हम सबको एक तरीके का क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे। सो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, कि कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए गवर्नमेंट का, प्राइवेट सेक्टर का और सिविल सोसाइटी का, जो इन्हांस करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो हमारा एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ला के देगा, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। द कमिंग वीडियो विल बी कवरिंग more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.